हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही कंटिन्यू करेंगे। रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम बाकी सब सिमेट्रीज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, जिसकी डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है E और यहाँ पर चार्ज रखा है, यहाँ पर एक प्लस चार्ज रखा है। बेसिकली मैंने एक प्रोटॉन रखा है तो मैं इसको P से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रखा है जिसे मैं इलेक्ट्रॉन बोल रही हूँ। आपको पता है कि अगर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो डेफिनेटली फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे कुछ। मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ टाइम बाद, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मैं दोनों को ऑब्जर्व करती हूँ, मुझे ये बताओ कि किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। Which of two charges will have greater momentum? दोनों में से किस चार्ज का मोमेंटम ज़्यादा होगा एक टाइम के बाद। तो आप इसको एक बार पोज करके ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट अभी करवा रही हूँ। देखो, जब ये चार्ज प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा। तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। और यहाँ पर भी फोर्स लगेगा, और इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये फोर्स भी F लगेगा। दोनों इक्वल इन क्वांटिटी होंगे, क्योंकि फोर्स क्या होता था, फोर्स होता था Q इंटू E। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है और एक डिपेंड करता है चार्ज पे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सेम ही है, तो दोनों पे लगने वाले फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे। ये अभी चार्ज रेस्ट पर थे, स्टार्टिंग में ये चार्ज रेस्ट पर है, तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो इनिशियल मोमेंटम भी जीरो होगा। मुझे बाद में फाइनल मोमेंटम की बात करनी है। तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल आपको पता है, PF माइनस PI क्या होता था, PF माइनस PI होता था इम्पल्स के इक्वल, और ये इम्पल्स किसके इक्वल होता था, फोर्स इनटू टाइम के इक्वल, तो ये हो जाएगा PF माइनस PI। इनिशियल मोमेंटम है जीरो, इनिशियल मोमेंटम है जीरो, तो इसको मैंने जीरो पुट कर दिया, ये हो गया mv। अब दोनों पे लगने वाले फोर्स सेम है, दोनों पे लगने वाले फोर्स सेम है। ये अभी मैं किसके लिए बात कर रही हूँ, प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए बात कर रही हूँ। इस पे लगने वाला फोर्स है F और T है टाइम। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन बनाऊँ तो वो भी तो सेम ही बनेगी। इलेक्ट्रॉन, दोनों को मैं सेम टाइम के बाद ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो अगर T टाइम यहाँ आया तो T टाइम यहाँ आएगा, और फोर्स तो दोनों पे सेम है, तो Ft इज इक्वल टू mv। मतलब फाइनल मोमेंटम मैं लिख देती हूँ, ये Pf और ये भी Pf। ये फाइनल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये फाइनल मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन है, और दोनों ही इक्वल है। तो आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो कुछ टाइम बाद दोनों का जो मोमेंटम है वो आप देखोगे सेम है। टाइम आपको सेम लेना है। क्लियर है? आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग तो निकाल बैठे थे, आज हम आर्क की तरफ जाना चाहते हैं। उससे पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। बेसिक पॉइंट्स हैं, जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करना चाहती हूँ। देखो, हमेशा तो
डिस्क्रीट चार्ज की बात हम करेंगे नहीं, पर मान लो कि चार्ज अगर किसी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट है तो क्या कुछ क्वांटिटीज़ हमें पढ़नी होती हैं, जिसमें पहली जो है वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं वो जानना इम्पॉर्टेंट है। देखो, चार्ज को आप कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अगर आप इस बुक पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो आप बोलोगे मैंने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर आप इसको इस लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो आप बोलोगे मैंने लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, वायर पे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अगर ये किसी बॉल पे करोगे तो वो आप बोलोगे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो अभी मैं बोल रही हूँ कि आपने एक वायर ली है और इस वायर पे, ये वायर है और इस वायर पे आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इस वायर की लेंथ है L, तो कैपिटल Q चार्ज दिया आपने L लेंथ पे, तो कैपिटल Q चार्ज किस पे है? L लेंथ पे। या फिर मैं ये बोलूं, और ये बात ध्यान रखना कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तभी हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। देखो, L लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? Q, तो यूनिट लेंथ पे कितना होगा? Q बाय L। तो इस पूरे वायर की यूनिट लेंथ ली मैंने और मैंने बोला इस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो होगा Q बाय L, जिसको हम बोलते हैं लैम्डा। क्या बोलते हैं? लैम्डा। इसी को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसी को हम बोलते हैं लाइन चार्ज या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी। जनरली डेंसिटी वर्ड समझ के आप वॉल्यूम से कंफ्यूज होते हो, नो, ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है। सिमिलरली आप सेकेंड क्वांटिटी देखिए, सेकेंड क्वांटिटी मैं यहाँ पर ले रही हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? लैम्डा से। इसको हाईलाइट कर लो, सरफेस चार्ज डेंसिटी। मेरी राइटिंग कहीं बार थोड़ी ज़्यादा खराब हो जाती है, बट कोई बात नहीं, फ्लो में आ गई थी मैं। यहाँ पर मानो कि ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये कोई 2D सरफेस है, जैसे कि प्लेन पड़ा है और आपने इसको खूब सारा पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ये ऐसे। इस पूरे का एरिया है कैपिटल A और रेडियस है R और चार्ज आपने जो दिया है वो है कैपिटल Q। मैं बहुत पूछना चाहती हूँ कि इसके यूनिट एरिया पे कितना चार्ज होगा, तो क्योंकि ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो वी कैन अप्लाई यूनिटरी मेथड। तो आप बोलोगे अगर A एरिया पे Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यूनिट एरिया पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? Q बाय A। और इसी को हम एक नई टर्म देते हैं जिसे हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम बोलेंगे सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A। तो कहीं पर भी अब आपको Q दे रखा होगा ना, आपको सिग्मा की टर्म, हो सकता है आपको सिग्मा दे रखा हो और क्वेश्चन में Q की वैल्यू पुट करनी हो तो पुट करो सिग्मा इंटू A। ये डिस्क भी हो सकती है, मैं यहाँ पर डिस्क बनाई है, बट डिस्क भी हो सकती है, क्यूब भी, मतलब कुछ भी हो सकता है। क्यूब तो एक वॉल्यूम हो गया, 3D बॉडी हो गई, 2D बॉडी कुछ भी हो सकती है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पर। ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब ये एक सॉलिड स्फीयर है, मतलब बॉल है और आपने इसको चार्ज दिया और चार्ज कुछ ऐसे मिला है इसको कि सारा का सारा चार्ज इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये 100% नॉन कंडक्टिंग होगा क्योंकि कंडक्टर को आप कभी भी चार्ज देते हो तो वो सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, तो इस पे मुझे यूनिट वॉल्यूम में बताना है कि कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप बेसिक प्रॉपर्टी यूज करिए, क्यू चार्ज V वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सॉरी, जो चीज़ आपको निकालनी होती है उसको हमेशा राइट पे रखो। मुझे चार्ज निकालना है तो इसीलिए V वॉल्यूम में Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा Q बाय V।
इसी को हम बोलते हैं डेंसिटी। एक तो मास डेंसिटी होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, बट ये चार्ज डेंसिटी है, दोनों का साइन सेम है, तो ये है चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या ये क्लियर है? अब इसी पे बेस हम क्वेश्चंस करते हैं। अब हमें क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर हम ये चीज़ समझ चुके हैं। तो लास्ट क्लास में हमने साइमेट्रीज के बारे में बात की थी। देखो ये पढ़ा था लास्ट क्लास में, हमने हर एक साइमेट्री की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। एक तो हमने निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, सॉरी हमने एक ही साइमेट्री की वजह से निकाली थी। आज हम आर्क की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो मानो कि यहां मैं लिख रही हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड आर्क। ये आर्क है और इस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पी पॉइंट पे, और ये पी पॉइंट इस आर्क की एंड से कितना एंगल बना रहा है, बाइसेक्टर, और इस एंड का एंगल है ये थीटा है, तो ये भी थीटा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 2 थीटा। मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो देखो होगा क्या, मैं ना आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रही हूँ क्योंकि डेरिवेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बेसिक प्रोसीजर सबका सेम है। आप यहाँ पे एक चार्ज एलिमेंट लो, ये ऐसे एक चार्ज एलिमेंट लो, यहाँ पर भी एक चार्ज एलिमेंट लो, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, और दोनों का रिजल्टेंट आएगा 100% नीचे। अगर तो नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो रिजल्टेंट आता ऊपर, पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली बनेगी नीचे। और इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है बच्चों। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं लिख देती हूँ, ड्यू टू आर्क इज 2k लैम्डा बाय r साइन थीटा। ध्यान रखना साइन 2 थीटा नहीं, साइन थीटा। मान लो इनके बीच का एंगल होता 60 डिग्री, तो आप लेते थीटा यहाँ पर 30 डिग्री। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और डायरेक्शन के लिए तो एक ही रूल है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे और नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स। आगे बढ़ते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क, ये हम सेकेंड पॉइंट पढ़े थे, ये सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन है। अब थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। ये है थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक वायर की वजह से निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, चार्ज्ड स्ट्रेट वायर। मान लो कि ये एक वायर है ऐसे, और इस वायर पे आपने पॉजिटिव चार्ज दिया है। आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। मैं इस पॉइंट को थोड़ा नीचे ड्रॉ कर रही हूँ। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इस पूरी वायर की वजह से। यहाँ पर भी अगेन मैं डायरेक्ट फार्मूला बताऊंगी, इसकी डेरिवेशन हम गॉस लॉ से भी करते हैं, बट अभी के लिए मैं नहीं करवा रही हूँ। देखो ये एक वायर है, इसका एक एंड हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है अल्फा, और एक एंड हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है बीटा। इस पॉइंट और इस वायर के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान देना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है r।
ये r इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब अगर मैं ये पॉइंट P ले लेती ना तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता, यहाँ ले लेती तो यहाँ तक का डिस्टेंस, सेंटर से लेना है और इस पॉइंट के लिए तो सेंटर ये हो। क्लियर है? तो ध्यान रखना, अगेन यहाँ पर हम ऊपर वाली वायर लेंगे, नीचे वाले में एक एलिमेंट ऊपर एक एलिमेंट नीचे, फिर ऊपर वाले एलिमेंट की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, नीचे वाले एलिमेंट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रही हूँ। देखो, इसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक तो वायर के परपेंडिकुलर होगा और एक वायर के पैरेलल होगा। परपेंडिकुलर के लिए तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो अवे, इसके तो परपेंडिकुलर है ना, अवे। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स। तो यहाँ पर एक आया इधर ऐसे, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर। इसकी वैल्यू होती है बच्चों इसकी वैल्यू होगी E इज इक्वल टू के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये इसकी वैल्यू होगी। यहीं पर अगर दूसरा कंपोनेंट देखूं, पैरेलल कंपोनेंट। अब पैरेलल में लड़ाई है, क्या लड़ाई है? पैरेलल कंपोनेंट की डायरेक्शन वही होगी जहां एंगल छोटा होगा। ये एंगल अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है, तो छोटा एंगल किस तरफ है? ये बीटा वाली तरफ। देखो, पैरेलल कंपोनेंट ऐसे ऊपर भी हो सकता है वायर के पैरेलल और नीचे भी हो सकता है। होगा कहाँ? जहां पर एंगल छोटा होगा। तो यहाँ पर ये एंगल ऐसे छोटा है तो नेट डायरेक्शन नीचे की तरफ जाएगी और यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो होगा E इज इक्वल टू के लैम्डा बाय आर, स्मॉल आर लिखना था, के लैम्डा बाय आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ध्यान रखना, जो एंगल छोटा है उसको पहले रखो, जो एंगल छोटा है उसको पहले रखो। ड्रॉ भी वहीं करो पैरेलल कंपोनेंट जहां एंगल छोटा है, और जो एंगल छोटा है उसको पहले लिखो, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। क्या ये क्लियर है? ठीक है, ओके। अब इसी पे बेस्ड इसी का ही एक केस करते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको बोल दिया कि एक लॉन्ग वायर है। लॉन्ग वायर कहीं पे भी वर्ड आ जाए मतलब कि वो इनफाइनाइट वायर की बात कर रहा है। ये इनफाइनाइट वायर है, ये ऐसे इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है ऐसे। ये डॉटेड लाइन मतलब इनफाइनाइट वायर, और मुझे इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पूरी वायर की वजह से। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे। अब देखो, आपको पता है यहाँ पर दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा परपेंडिकुलर और एक होगा पैरेलल। अब देखो, पैरेलल में पहले परपेंडिकुलर देखो, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लैम्डा बाय आर। अब देखो, ये जो एंगल है ना, जब इनफाइनाइट वायर की बात आ जाए, जिस साइड इनफाइनाइट जा रही है ना वायर, वो एंगल आप 90 डिग्री लोगे। इस केस में ऊपर वाला पॉइंट इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर पे है, तो मैं ये बोलूंगी कि इसके कंपैरिजन में तो ये डिस्टेंस बहुत छोटा सा है, तो ये तो बोलूंगी कि एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ये एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि साइन 90 1 होता है। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी के लैम्डा बाय आर 2। क्या ये क्लियर है? अब सुनो, यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा, तो आंसर है पैरेलल कंपोनेंट होगा 0। क्यों? क्योंकि इसमें होता है के लैम्डा बाय आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। यहाँ पर बीटा और यहाँ पर अल्फा भी 90 है और बीटा भी 90 डिग्री है, मतलब कि ये तो 0 हो गया। तो यहाँ पर पैरेलल कंपोनेंट आ जाएगा 0। जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट की तरफ है नेट, और उसकी वैल्यू है ये 2k लैम्डा बाय आर। सिमिलरली अब हो सकता है आपको
यहाँ पर पूरी वायर ना देके यहाँ पर ये आधा पार्ट इसका दे दे, नीचे की तरफ से ये इनफाइनाइट है, और यहाँ पर एक पॉइंट दे दे P। ये पॉइंट की दूरी है R और ये दूरी भी है R। बोलेंगे कि बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो ये ना आपके लिए क्वेश्चन ही है, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में ही करो। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर तो समझ में आ रहा है कि बीटा तो 100% 90 डिग्री है। आप बोलोगे मैम बीटा है 90 डिग्री, बट अल्फा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। तो अल्फा के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये एंगल ऐसे जा रहा है, तो tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो r अपॉन में r 1 हो जाएगा, तो अल्फा आ जाएगा 45 डिग्री। अब हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा, k लैम्डा बाय r साइन 90 प्लस साइन 45, मतलब 1 प्लस 1 अपॉन में √2। यहीं पर परपेंडिकुलर, सॉरी यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट आना था, पैरेलल नहीं। ये परपेंडिकुलर की बात है ना, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यहाँ पर परपेंडिकुलर पैरेलल कंपोनेंट कहाँ किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। परपेंडिकुलर तो 100% इधर की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो पैरेलल कंपोनेंट जिस तरफ एंगल छोटा है उस तरफ, 45 छोटा है तो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नेट। ये ई पैरेलल है और ये ई परपेंडिकुलर है। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी k लैम्डा बाय r cos 45 माइनस cos 90। तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 माइनस cos 90 हो जाएगा 0। अब ई परपेंडिकुलर भी आ गया, ई पैरेलल भी आ गया। इन दोनों को आपको ऐड करना है, मतलब आपको अभी भी थोड़ा देखना पड़ेगा, वेक्टर रूल आपको लगाना पड़ेगा। जैसे ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ई नेट क्या होगा, ई नेट होगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये होगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। ये वेक्टर के बेसिक में आपको लास्ट जब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया था, मैं तब भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो वहाँ से यहाँ से ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, हो जाएगा क्वेश्चन बड़े आराम से। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, आर्क के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। मान लो कि ये एक आर्क है, ठीक है, और इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ये पॉइंट P पे, और यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेम। ठीक है, जरा मुझे बताओ कि इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्रीवियस ईयर है, नीट। तो आपको पता है कि पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नीचे की तरफ बाइसेक्टर के नीचे की तरफ, और ये वैल्यू होती है E = 2k लैम्डा बाय r साइन थीटा। ये पूरा एंगल है 180 डिग्री, तो ये 2 थीटा होता है, इसका आधा कर दो तो हो जाएगा साइन 90। यही तो था, आप ऊपर फॉर्मूला पढ़ोगे तो साइन 2 थीटा था, बट हमने फॉर्मूला में थीटा ही लिया था। ये देखो, ये ध्यान रखना, यहाँ पर आप थीटा ही लोगे। तो ये साइन 90 होता है 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई वो आई 2k लैम्डा बाय r। दिस इज द फॉर्मूला। अब आपके लिए घर के लिए अगेन एक होमवर्क है। वो होमवर्क क्या है कि यहाँ पर एक
पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, आधा पॉजिटिव चार्ज है और आधा नेगेटिव चार्ज है, मतलब इस आधे पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे और आधे पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स, यहाँ पर रेडियस है r और यहाँ पर रेडियस है r, तो ज़रा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इस पॉइंट P पर, ठीक है। इसकी वजह से पॉजिटिव पार्ट की वजह से इधर होगी अवे और नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स, दोनों का रिजल्टेंट आएगा बीच में, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपको रिप्लाई वहाँ पर मिल जाएगा। अभी आगे के लेक्चर्स में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर पढ़ाऊँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।